Welcome to UPSC Prelims 80-20 series, in which we are covering 80% of our UPSC syllabus through 20% of PYQs. Achieve more with the less. Episode 10 एंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हम आज इसमें डिस्कस करेंगे। एपिसोड 10 के अंदर मैं आपको एक इंफॉर्मेशन यहाँ पे बता देना चाहता हूँ। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के दो एपिसोड आएंगे। ये है एपिसोड 10, जिसमें हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के प्रोसीजर रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। एक एपिसोड आएगा इस पूरी पॉलिटी सीरीज का, लास्ट एपिसोड, वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पे होगा, बट वहां पे हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट फ्रॉम 1 टू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 106, और उससे आगे अगर जो रिसेंट क्वेश्चन बने हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के, उसका एक अलग एपिसोड आने वाला है। सो एपिसोड 10 वुड बी रेस्ट्रिक्टेड टू द प्रोसीजर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368। ये आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। सो आपका टाइम बिल्कुल भी नहीं लेते हुए, क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एपिसोड 10, एन अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन बी इनिशिएटेड बाय। कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कौन कौन इनिशिएट कर सकते हैं? ठीक है, लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेचर एंड प्रेसिडेंट। देखिए, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट में सिर्फ यहाँ पे दो ही पॉइंट सही होंगे, लोकसभा एंड राज्यसभा, नॉट स्टेट लेजिस्लेचर, ना ही प्रेसिडेंट। सो आंसर होगा 1 और 2, लोकसभा एंड राज्यसभा। आप लोकसभा से भी शुरू कर सकते हैं, राज्यसभा से भी इनिशिएट कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ये आपको दिमाग में रखना है, ना स्टेट लेजिस्लेचर ना ही प्रेसिडेंट। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। वेरी सिंपल क्वेश्चन, बट बहुत ही याद रखने वाला पॉइंट है कि नहीं, भावनाओं में नहीं बहना, और डायरेक्ट आंसर इसका आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 2013 का ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, एन अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन बी इनिशिएटेड बाय एन इंट्रोडक्शन ऑफ बिल इन द लोकसभा ओनली। अब देखिए, यही क्वेश्चन 1999 का, इसी क्वेश्चन का एक स्टेटमेंट बना दिया यूपीएससी ने 2013 के अंदर। तो आपको यहां से क्या पता है पीवाईक्यू से, कि लोकसभा एंड राज्यसभा कहीं से भी इनिशिएट हो सकता है। सो ये ओनली यहाँ पे गलत होगा, ओनली वुड बी रॉन्ग। सो स्टेटमेंट 1 गलत है, बोथ भी गलत है। ठीक है, अब सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं, या तो आंसर होगा बी में या होगा डी में। If such an amendment seeks to make changes in the federal character of the constitution, the amendment also require it to be ratified by the legislature of all the states of India. ठीक है, तो अगर फेडरल करेक्टर में चेंज कर रहा है तो रेटिफाइड चाहिए फॉर ऑफ ऑल द स्टेट्स ऑफ इंडिया। काफी अच्छा लग रहा है, काफी सही लग रहा है स्टेटमेंट, बट ये स्टेटमेंट गलत होगा। क्यों गलत होगा, आप इसको समझिए। ये स्टेटमेंट इसलिए गलत होगा बिकॉज यहाँ पे ऑल दी स्टेट नहीं आएगा, सिर्फ एक माइनर सी गलती के कारण ये क्वेश्चन गलत हो जाता है कि इट इज टू बी रेटिफाइड बाय द लेजिस्लेचर ऑफ ऑल द स्टेट्स ऑफ, यहाँ पे ऑल नहीं, मेजोरिटी होगा। ठीक है, मेजोरिटी मतलब 50% से ज्यादा अगर स्टेट ने भी हाँ कर दिया तो भी अपना काम हो जाएगा। ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो फेडरल करेक्टर को चेंज करने वाला है उसका काम हो जाएगा। सो स्टेटमेंट 1 भी रॉन्ग है, स्टेटमेंट 2 भी रॉन्ग है। सो आंसर होगा नीदर 1 एंड नॉर 2 वुड बी द करेक्ट आंसर। ये बात याद रखनी है, ठीक है। बहुत माइन्यूट है, ठीक है, फ्लो में ऑल जल्दीबाजी में हम गलत कर सकते हैं। सिर्फ एक वर्ड ने पूरे स्टेटमेंट को गलत कर दिया, सिर्फ एक वर्ड ने। यूपीएससी यही करता है, इसलिए यहां से हमें क्या सीखना है कि हमें एक एक वर्ड को सेपरेटली ध्यान से पढ़कर आंसर देना है। ये बात याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 एंड 2022 का ये क्वेश्चन है, अ बिल अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर्स अ प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रायर रिकमेंडेशन प्रेसिडेंट की चाहिए, ठीक है। देखते हैं, व्हेन अ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल इज प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इट इज ऑब्लिगेटरी फॉर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू गिव हिज और असेंट। ठीक है, ये ऑब्लिगेटरी है भैया प्रेसिडेंट के लिए, ठीक है। देखते हैं, अ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल मस्ट बी पास्ड बाय बोथ लोकसभा, राज्यसभा by special majority and there is no provision for the joint sitting। ठीक है, कितने सारे फैक्ट्स पूछे हैं, अब ध्यान से देखिए। यहाँ पे एक बार मैं आपको सारे फैक्ट्स बताता हूँ कि हमें क्या क्या यहाँ पे फैक्ट्स पूछे गए हैं। एक तो प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट होती है या नहीं होती, ठीक है। उसके बाद ये ऑब्लिगेटरी है या नहीं है प्रेसिडेंट का एसेंट, ठीक है, अगर उनके पास वो प्रेजेंट हुआ तो। उसके बाद ये पास बाय दी लोकसभा एंड राज्यसभा,
वो भी स्पेशल मेजोरिटी से, ठीक है, और नो प्रोविजन फॉर जॉइंट सिटिंग। ये इतनी इंफॉर्मेशन पूछी है, इसका मतलब हमें ये नॉलेज बेस से क्वेश्चन होने वाला है, इसमें तुक्काबाजी लॉजिक नहीं चलेंगे। अब देखिए ध्यान से इन स्टेटमेंट्स को देखिए। यूपीएससी जब भी इतना फैक्चुअल क्वेश्चन पूछता है, मतलब डायरेक्ट नॉलेज से, एज पर दी कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब आपसे पूरा नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन होगा ना, उसमें वो आपको एक चीज, एक फायदा करता है आपका। जब भी स्टेटमेंट कुछ इस तरीके के हो, आप देखो ध्यान से, 3 3 एंड 3, 2 2 एंड 2, ठीक है, 1 1 1, इससे क्या इन्फ्रेंस निकलता है? इससे ये होता है कि अगर एक भी एलिमिनेट कर दिया, ठीक है, एक भी एलिमिनेट कर दिया, अगर एक भी यहां पे स्टेटमेंट एलिमिनेट कर दिया तो आंसर निकल जाएगा। तो हाई चांसेस है कि यहाँ पे एलिमिनेशन होगा, बट आपको सिर्फ एक गलत निकालने की सबसे ज्यादा जरूरत है। मैं नहीं कह रहा कि कभी इसका आंसर ऑल 1 2 3 नहीं होगा, बट इन क्वेश्चन को कभी लीव मत करना, मैं ये कहूंगा इन क्वेश्चन को कभी लीव मत करना, क्योंकि आपको सिर्फ एक गलत इंफॉर्मेशन निकालनी है जिससे शायद आपको एक आंसर मिल जाए। जैसे ही आप एक गलत निकाल लोगे तो आपको पूरा आंसर मिल जाएगा। इसमें सिर्फ एक स्टेटमेंट गलत है, ये डायरेक्ट इससे पता चल रहा है। या तो तीनों सही है, ये बात समझो, या फिर इनमें से कोई एक स्टेटमेंट रॉन्ग है। दो स्टेटमेंट, एटलीस्ट टू स्टेटमेंट यहाँ पे सही होंगे ही होंगे। ये इन्फ्रेंस निकालना है वाया दिस कोड विद दिस ऑप्शन से। ये सीखो बात, आप ऑब्जर्वेशन में लेके आओ कि यहाँ पे सिर्फ एक एलिमिनेट कर दिया तो गेम हो जाएगा, या फिर तीनों सही है। ये दो ही आंसर बनने हैं, दो ही तरीके से इसको आंसर किया जा सकता है। अब देखो, बिल अमेंडिंग द रिक्वायर प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, याद रखना। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल के अंदर प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट नहीं चाहिए। सो स्टेटमेंट 1 इज रॉन्ग। जैसे ही 1 को हटाया, स्टेटमेंट ए सी डी तीनों कट हो गए, आंसर बी 2 एंड 3 अपने आप ही सही हो गए। ये बात समझ आ रही है? ये आपको ऐसे क्वेश्चन लीव नहीं करने, ये इजी क्वेश्चन होते हैं, बस इसमें आपको एक गलत इंफॉर्मेशन यहाँ पे आइडेंटिफाई करनी होती है। तसल्ली से कीजिए, जब भी क्वेश्चन नहीं समझ आए इस तरीके से उसको बॉक्स बनाइए कि क्या क्या पूछा है, कितनी इंफॉर्मेशन है यहाँ पे, और कौन सी इंफॉर्मेशन गलत हो सकती है सबसे ज्यादा। ठीक है, वैसे नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है, मैं मानता हूँ, बट आपको डरना नहीं है इन क्वेश्चन से, ये सीखने की वाली बात है। ठीक है, अब सुनो इस बात को कि प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में नहीं चाहिए, ये हमने यहां से सीखा। सवाल उठता है कि प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट कहां कहां चाहिए। समझ आ रही है बात? तो मैंने कॉन्स्टिट्यूशन के सारे आर्टिकल्स जहां जहां पे प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट चाहिए वो आपके लिए एक जगह पे कर दिए। अगर आप उनको पढ़ लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। ये देखिए, ये रहा, ये स्टेटमेंट 1 का है जहां पे रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट की जरूरत है। ठीक है, ये पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के सारे एक साथ आर्टिकल लिखे हुए हैं जहां जहां पे प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट चाहिए। फर्स्ट है मनी बिल। मनी बिल अंडर आर्टिकल 117 क्लॉज 1, बिल कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली विद द प्रेसिडेंट रिकमेंडेशन। ठीक है, फाइनेंशियल बिल कैटेगरी 1 आर्टिकल 117, बिल इन्वॉल्विंग एक्सपेंडिचर फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया also require the prior recommendation of the president. Bills forming new states or altering boundaries as per the article 3 also requires president recommendation. State bills imposing restrictions on trade and commerce, article 304, they also need president's prior sanction. Ordinary bills involving withdrawal from the consolidated fund under article 117, ठीक है, इसको भी चाहिए रिकमेंडेशन। ठीक है, स्टेट बिल्स अफेक्टिंग हाई कोर्ट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये याद रखना। ठीक है, स्टेट बिल्स, ऐसे बिल्स स्टेट के जो अफेक्ट करेंगे हाई कोर्ट को अंडर आर्टिकल 200, गवर्नर मस्ट रिजर्व सच बिल फॉर प्रेसिडेंट्स इन्वॉल्वमेंट मैंडेटरी। यहां भी प्रेसिडेंट का इन्वॉल्वमेंट जरूरी है, उनके लिए रिजर्व करना जरूरी है। ये सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे हमारे लिए है। फिर बिल कंसर्निंग जीएसटी काउंसिल रिकमेंडेशन, आर्टिकल 279A ऑल्सो रिक्वायर्ड द प्रेसिडेंशियल ऑर्डर, प्रेसिडेंशियल रिकमेंडेशन रिक्वायर रिकमेंडेशन, ये याद रखना। ठीक है, बिल्स फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल एरिया, ट्राइबल एरियाज, आर्टिकल 244 275, ठीक है, ये भी आपका प्रेसिडेंशियल यहाँ पे रिकमेंडेशन चाहिए। सो दीज आर दी आर्टिकल्स, दीज आर, बस यही आर्टिकल्स है जहां पे प्रायर रिकमेंडेशन चाहिए। अगर आपको ये टेबल बहुत अच्छे तरीके से क्लियर है तो कभी भी नहीं फंसोगे इस क्वेश्चन में कि भैया प्रायर रिकमेंडेशन कहाँ कहाँ चाहिए और कहीं नहीं चाहिए, बस इन इन्हीं
आर्टिकल्स में आपको प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन चाहिए। अब मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना और समझना। शेड्यूल एरियाज एंड ट्राइबल एरियाज, ठीक है, इसके लिए प्रेसिडेंशियल की रिकमेंडेशन चाहिए, मैं मानता हूं ये बात, ठीक है। इसके लिए मेजोरिटी क्या लगेगी मुझे वो जानना है, ठीक है। अगर कुछ भी शेड्यूल एरियाज ट्राइबल एरियाज में अगर अमेंडमेंट करना है, चेंजेस लेके आने हैं, तो उसके लिए कौन सी मेजोरिटी लगेगी, मेरा आपसे क्वेश्चन है। सिंपल मेजोरिटी, ठीक है, ठीक है, उसके बाद स्पेशल मेजोरिटी, ठीक है, या फिर स्पेशल मेजोरिटी प्लस रेटिफिकेशन ऑफ स्टेट्स, ठीक है, कौन सी वाली मेजोरिटी इस वाले प्रोविजन के लिए लगेगी, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एपिसोड फॉर दी होमवर्क, ठीक है। आप कीजिए ये क्वेश्चन, मैं वही क्वेश्चन पूछता हूं जो सबसे इंपॉर्टेंट है और आपको पता होना ही चाहिए। आपको नहीं पता तो आपके कॉम्पिटिटर को तो पता ही है, ये बात याद रखना, ठीक है। स्टेटमेंट टू, इसी क्वेश्चन का स्टेटमेंट टू, उसको एनालिसिस करते हैं जो यहाँ पे सही था और ये भी सही था, इसके बारे में बात कर लेते हैं। आर्टिकल 368 क्लॉज 2 कहता है, आफ्टर ए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल पास बाय बोथ हाउस रिक्वायर्ड स्पेशल मेजोरिटी एंड आफ्टर रेटिफिकेशन बाय द हाफ ऑफ द स्टेट वेयर एप्लीकेबल इट मस्ट बी प्रेसिडेंट टू प्रेसिडेंट and the president is obligated to give assent. The president cannot withhold or return the constitutional amendment bill. और ये भी रिलेटेड है 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, इससे रिलेटेड है, ये वहीं पे ऑब्लिगेटेड हुआ था, ठीक है। फिर आर्टिकल 368 क्लॉज 2 स्टेटमेंट 3 जो हमारा बना है आंसर में, दिस आर्टिकल डाउन प्रोसीजर फॉर द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग अ स्पेशल मेजोरिटी। स्पेशल मेजोरिटी मींस अ मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप and majority of 2/3 of members present and voting. No joint sitting is allowed in the two house if the two houses disagree. बात याद रखना, joint sitting under article 108 applies only to the ordinary bills, not the constitutional amendment bill. You have to keep this information in your mind. बहुत अच्छे तरीके से इसको तैयार करके रखना है, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फ्यूचर में वापस रिपीटेशन होगा और मैं आपको भी रिपीटेशन दिखाऊंगा भी थोड़ी देर बाद। सेम इसी टाइप के क्वेश्चन रिपीटेशन होते जाएंगे। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन है 1995 का, इसका रिपीटेशन भी आपको दिखाऊंगा 2025 के अंदर, ठीक है। ये 1995 का क्वेश्चन 2025 में सेम यही क्वेश्चन, बस थोड़े से ऑप्शंस को अलग कर दिया, बाकी यही क्वेश्चन, यही थीम पे क्वेश्चन फिर से यूपीएससी ने पूछा है, ठीक है। लगभग मान के चलो आप 30 साल के बाद, 30 इयर्स, 1995 टू 2005, 2004 टू 2015 एंड 2025, मतलब 30 साल के बाद फिर से क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है। आगे बात करेंगे इस पे, पहले इस क्वेश्चन को तो सॉल्व कर लें। विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर्स ऑन विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज पॉसिबल ओनली विद द रेटिफिकेशन ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ नॉट लेस देन वन हाफ ऑफ द स्टेट। सो ऐसे कौन कौन से प्रोविजंस है जिनमें आपको वन हाफ ऑफ द स्टेट्स का रेटिफिकेशन की जरूरत है। वन हाफ, देखो वहीं पे क्या लिखा था, आप समझो इस बात को। एक क्वेश्चन हमने लिखा जिसमें एक स्टेटमेंट इसलिए गलत हुआ कि रेटिफिकेशन ऑफ ऑल स्टेट्स, ठीक है। एग्जैक्ट वर्ड क्या है, लेजिस्लेचर ऑफ नॉट लेस देन वन हाफ ऑफ द स्टेट, दिस इज द एग्जैक्ट वर्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वर्डिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उसने इतने से को चेंज करके ऑल स्टेट्स कर दिया और हमारा वो वाला स्टेटमेंट गलत हुआ था, ठीक है। तो ये चीज बहुत केयरफुली दिमाग में रखनी है, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे कौन कौन से प्रोविजन है जिनमें रेटिफिकेशन चाहिए। इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है, प्रेसिडेंट के इलेक्शन, प्रेसिडेंट, बिल्कुल यस, ये होगा। रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स इन द पार्लियामेंट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टेट्स इन द पार्लियामेंट मतलब राज्यसभा, ठीक है, राज्यसभा इज ऑल्सो रिप्रेजेंटिंग द स्टेट्स, ओके, सो यहां भी होगा। एनी ऑफ द स्टेट्स इन द सेवन, एनी ऑफ द लिस्ट इन द सेवन शेड्यूल, सेवन शेड्यूल की कोई भी लिस्ट में अगर चेंज करना है तो रेटिफिकेशन चाहिएगा, यस। एबोलिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ अ स्टेट, नो, इसमें नहीं चाहिएगा, इसमें नहीं चाहिएगा। ये सब नॉलेज के क्वेश्चन है, इनमें तुक्काबाजी मत करना फालतू, ठीक है। एबोलिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इन द स्टेट रिक्वायर्ड, नॉट रिक्वायर्ड रेटिफिकेशन ऑफ द स्टेट, इवन दो, इवन दे आर नॉट रिक्वायर्ड द स्पेशल मेजोरिटी ऑल्सो। ये तो सिर्फ सिंपल मेजोरिटी से ही काम हो जाता है, सिंपल मेजोरिटी से ही ये काम हो जाएगा। और दे आर ऑल्सो आउटसाइड द स्कोप ऑफ आर्टिकल 368, ठीक है, ये स्कोप ऑफ आर्टिकल 368 से भी अलग है। सो फोर्थ स्टेटमेंट रॉन्ग होगा, फोर्थ रॉन्ग हुआ, फोर्थ रॉन्ग हुआ, फोर्थ रॉन्ग हुआ, ठीक है। इसमें भी वही कहानी थी, आप समझो। यहाँ पे अगर एक स्टेटमेंट एलिमिनेट हो गया तो काम हो गया, ठीक है। वन वन वन, टू टू,
ठीक है, 2 3 3 3 एंड 4 4 4। समझ आ रही है बात? मतलब एक गलत हुआ तो काम हो गया। इससे साफ पता चलता है, अगर आप सिर्फ इन्हीं को देख लेंगे ना, आपको ये क्लियरिटी हो जाएगी कि यार हमें एक ही आइडेंटिफाई करना है गलत, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, सिर्फ ऑप्शंस को देखो। और देखो, मैं आपको एक एक सजेशन और देता हूँ, जब भी आप एक भी स्टेटमेंट पढ़ो ना, उसके बाद जरूर ऑप्शन को देखा करो। फिर एक स्टेटमेंट पढ़ो तो ऑप्शन को देखा करो, फिर एक स्टेटमेंट पढ़ो तो ऑप्शन को जरूर देखा करो। बिकॉज ऑप्शन से ही कई बार क्वेश्चंस हो जाते हैं, ऑप्शंस की फ्रेमिंग से ही क्वेश्चन हो जाते हैं और आइडिया लग जाता है। हमें यहां से सिर्फ एक ही निकालना था। स्टेटमेंट 4 जैसे ही हटाया वैसे ही आंसर आया ए, 1 2 एंड 3। ये सीखना है। देखो, प्रीलिम्स सिर्फ नॉलेज से नहीं होगा, नॉलेज से 30 to 35 क्वेश्चन ही होंगे। बार बार याद दिला रहा हूं मैं आपको ये बात। बाकी तो सब गेम खेलना पड़ेगा। साम दान दंड भेद चारों आने चाहिए इस इस वॉर में अगर जीतना है, क्योंकि ये एलिमिनेशन का पेपर है। यहां से एलिमिनेशन होता है, सबसे ज्यादा मास ब्रूटल एलिमिनेशन वाली ये आप कह सकते हो स्टेज है। ठीक है, सबसे ज्यादा एलिमिनेशन होता है। तो यहाँ पे सिर्फ नॉलेज से काम नहीं चलेगा, साम दान दंड भेद सब लगेंगे, ये याद रखना बात मेरी। ठीक है, नेक्स्ट 2025 में क्वेश्चन, ये 1995 का क्वेश्चन, ये 2025 का क्वेश्चन। फॉर द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट विद रिस्पेक्ट टू विच ऑफ द अबव रेटिफिकेशन ऑफ लेजिस्लेचर नॉट लेस देन वन हाफ ऑफ द स्टेट इज रिक्वायर्ड बिफोर प्रेजेंटिंग द बिल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर द असेंट। तो बताइए, लिस्ट वन यूनियन लिस्ट इन द सेवेंथ शेड्यूल, ठीक है, एक्सटेंट ऑफ द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट, ओके, कंडीशंस ऑफ द गवर्नर ऑफिस। देखो, इसमें भी यही बात है, या तो तीनों सही होंगे, ठीक है, या फिर कोई एक गलत होगा, ये बात समझो। यही दो स्कोप है, इससे ज्यादा नहीं है। ऑप्शन को ध्यान से देखो तो यही स्कोप है, या तो एक गलत होगा या तीनों सही होंगे। ठीक है, ज्यादा चांसेस क्या है कि एक गलत होने के चांसेस ज्यादा है, मैं ये कहूंगा। देखो, इस पे ये कोई लॉजिक नहीं है, ये सिर्फ ऑब्जर्वेशन है, बट मैं यहाँ पे यही कहूंगा, जैसे इस क्वेश्चन के अंदर एक होना ही था, मतलब एक एलिमिनेशन होगा, ये तो पक्का ही था, क्योंकि इसमें 1 2 3 4 ऐसा कोई ऑप्शन नहीं था, ये बात समझो। बट यहाँ पे ऑप्शन है ऑल का, तो हो सकता है कि ऑल भी आंसर हो, लेकिन यहाँ पे ये स्टेटमेंट गलत है। बट दो गलत नहीं होंगे, ये बिल्कुल श्योर शॉर्ट बात है। ठीक है, दो गलत नहीं होंगे, तीनों में से कोई एक गलत होगा। सो कंडीशन ऑफ द गवर्नर ऑफिस, इसके लिए कोई रेटिफिकेशन नहीं चाहिए आपको। देखो, ये क्या लिखा हुआ है, एनी शेड्यूल, एनी लिस्ट ऑफ दिस सेवन शेड्यूल। सो एनी लिस्ट में चाहे यूनियन हो, चाहे वो स्टेट हो, चाहे वो कॉन्करेंट हो, कुछ भी हो, आपको चाहिएगा रेटिफिकेशन ऑफ द स्टेट। एक्सटेंट ऑफ द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट, एग्जीक्यूटिव पावर और इवन द लेजिस्लेटिव पावर, दोनों में अगर चेंज करोगे तो भी रेटिफिकेशन चाहिएगा। तो ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और मैं अभी आपको एग्जैक्ट कॉन्स्टिट्यूशन का पेज की यहाँ पे स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा, ये एग्जैक्ट वर्डिंग्स क्या लिखी हुई है। ठीक है, सो आंसर होगा इसका राइट करेक्ट आंसर 1 and 2, 1 and 2, ए आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? और आई होप आपने भी यही आंसर किया होगा। ठीक है, ये है एग्जैक्ट स्क्रीनशॉट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये बात समझिए। वहां पे लिखा हुआ है कि प्रोवाइडेड दैट इफ सच अमेंडमेंट सीक्स टू मेक एनी चेंजेस इन, मतलब इन सभी आर्टिकल्स के अंदर, ये यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है, आर्टिकल 162, 24, 54, 55, 279 ए, फिर चैप्टर 4 पार्ट 5 के अंदर, ठीक है, चैप्टर 1 पार्ट 10 11 के अंदर, एनी लिस्ट ऑफ दिस सेवन शेड्यूल, ये एग्जैक्ट लिखा हुआ है। द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट इन द पार्लियामेंट लिखा हुआ है। द प्रोविजन ऑफ दिस आर्टिकल मींस आर्टिकल 368। अब आप मुझे कहोगे कि यार बताना ही था तो ये इतना डरा के क्यों बता रहे हो, सीधा सीधा बता देते, कॉन्स्टिट्यूशन दिखाने की क्या जरूरत थी है? आप ये भी तो कह सकते हो मेरे को कि यार बात बात पे आप कॉन्स्टिट्यूशन निकाल लेते हो। ठीक है, ऐसा नहीं करना, कुछ डराते क्यों, सीधा सीधा बता देते कि भाई आर्टिकल 54 में ये लिखा हुआ है, 55 में ये लिखा हुआ है, 73 में ये क्यों दिखाया? ये इसलिए दिखाया कि कभी कभी थोड़ा कॉन्स्टिट्यूशन भी तो देख लेना चाहिए, इसलिए दिखाया, बाकी कोई डराने के लिए नहीं दिखाया आपको। चलो मैं इजी कर देता हूँ, चलो ये लो, ठीक है, ये लो, इजी हो गया। बस इन्हीं सब आर्टिकल्स को, ये है। अब इसमें सब में आपको रेटिफिकेशन ऑफ स्टेट्स चाहिए, ये याद रखना, रेटिफिकेशन ऑफ स्टेट्स चाहिए, बस ये इनको रट लो, ये ध्यान में रखो। एक तो है इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, आर्टिकल 54, ठीक है, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, ये ओनली ऑलरेडी पीवाईक्यू आया हुआ है,
एक स्टेटमेंट है हमारा। मैनर ऑफ द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, ठीक है, इलेक्शन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन आर्टिकल 55। देखो इसमें ना एग्जैक्ट 54 55 लिखा हुआ है, इसलिए दोनों स्टेटमेंट दिए हुए हैं। इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट उसके लिए भी चाहिए, मैनर ऑफ द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन उसके लिए भी चाहिए, ये बात याद रखना बात, दोनों लिखे हुए हैं। फिर आर्टिकल 73 यूनियन एग्जीक्यूटिव पावर, ठीक है। आर्टिकल 162 स्टेट एग्जीक्यूटिव पावर, मतलब एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ बोथ स्टेट एंड यूनियन, दोनों चाहिए, उसमें दोनों में आपको रेटिफिकेशन चाहिए अगर चेंजेस करोगे तो। आर्टिकल 241 हाई कोर्ट्स फॉर द यूनियन टेरिटरीज, ठीक है। आर्टिकल 279 ए गुड्स एंड सर्विस टैक्स या जीएसटी काउंसिल, इसमें अगर कुछ चेंज करोगे तो रेटिफिकेशन चाहिएगा। फिर है चैप्टर 4 ऑफ द पार्ट 5, मतलब यूनियन जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट में कुछ चेंज करोगे तो चाहिएगा, हाई कोर्ट में चेंज करोगे तो भी चाहिएगा। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर, जिसमें आपकी यूनियन लिस्ट एंड स्टेट लिस्ट, ठीक है, इन सब में भी अगर चेंज करोगे, जो हमने पहले भी देखा एनी लिस्ट, तो इसमें कॉन्करेंट भी आएगी, ठीक है, तीनों लिस्ट, मतलब ठीक है, आपको ये दिमाग में रखना है। फिर नंबर ऑफ सीट्स इन द स्टेट्स इन द राज्यसभा, नंबर ऑफ सीट्स ऑफ द स्टेट्स इन द राज्यसभा काउंसिल ऑफ स्टेट में अगर कुछ चेंज करोगे तो भी आपको चाहिएगा। फिर कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चेंज लाओगे, आर्टिकल 368 इटसेल्फ, ठीक है, इस आर्टिकल को बदलना चाहोगे तो भी आपको रेटिफिकेशन चाहिएगा। यही है, जस्ट आपको दिमाग में रखनी है, इसको बिल्कुल एकदम दिमाग में रट लो, 2 मिनट पॉज करके आराम से यहीं पे याद करके आगे बढ़ो, मैं तो यही कहूंगा, ठीक है। ये सिर्फ सेशन पीवाईक्यू का नहीं है, ये रिवीजन का भी सेशन है, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ 80% ऑफ सिलेबस, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेबस है वो कवर होगा 20% पीवाईक्यू से, ये बात याद रखना, इसीलिए मैं बार बार 80-20 सीरीज कह रहा हूँ, ठीक है। तो अपने एक खास दोस्त के साथ जरूर इस सीरीज को शेयर कीजिएगा। तो इस सीरीज का बनने का जो जो मेरा मोटिवेशन था, मेरा एक ड्रीम प्रोजेक्ट था ये, सच्ची मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ, ये मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है कि मैं एक ऐसी सीरीज बनाऊं जिसमें सब कुछ हो, वन स्टॉप सॉल्यूशन, और वो बिल्कुल फ्री हो, इसमें कोई किसी को पैसे लगाने की जरूरत ना हो कि यार एक बेसिक पीवाईक्यूज को समझने के लिए, क्योंकि मुझे बहुत सारे स्टूडेंट मिलते थे, मैं उनको बोलता था कि भाई पीवाईक्यू करने चाहिए, वो कहते थे कि कैसे करने हैं, ये तो कोई बताता ही नहीं है, सब कहते हैं कि पीवाईक्यू करने हैं, पीवाईक्यू करने हैं, कोई ये तो बताओ कि करने कैसे हैं, ठीक है। तो मैंने कहा चलो यार कोई ना, ठीक है, मैं आपको सही बताऊं, इस सीरीज बनाते बनाते मेरे चश्मा लग गया, ठीक है। और मतलब मैं क्या बताऊं, मेरी आईज में काफी इशू आने लगे और आए, बट ठीक है, ये सब फिर भी फ्रूटफुल लगता है क्योंकि आपका सपोर्ट इतना है कि मन करता है कि यार बनाओ, कुछ करना है, मतलब एक जिद थी और मैं इस जिद पे लगा हुआ हूं। तो आप प्लीज बहुत अच्छे तरीके से इसका यूज कीजिए, ठीक है। मुझे बहुत लोगों ने कहा कि फ्री की लोग वैल्यू नहीं करते, ठीक है, बट मैं ये प्रूव करना चाहता हूं इस सीरीज से कि नहीं, फ्री की भी वैल्यू हो सकती है। आप फ्री में दिल से कोई चीज दे के देखिए, उसकी भी वैल्यू होगी, ठीक है। सो ये बहुत दिल से निकली हुई मेरी ये सीरीज है, आप प्लीज इसको सपोर्ट कीजिएगा। एज पर द आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, मतलब अमेंडमेंट, द पार्लियामेंट में अमेंड एनी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय वे ऑफ, ठीक है। अब देखो, पार्लियामेंट इज सुप्रीम, ये बात याद रखो, पहली बात हमेशा आपको याद रखना है, पार्लियामेंट सुप्रीम है, ठीक है। मतलब एक एक बात कही जाती थी जहां से हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का क्या कहते हैं कि प्रोविजन लिया है जिस कंट्री से, वहां पे ये कहा जाता था कि पार्लियामेंट सिर्फ मैन को विमेन नहीं बना सकता और विमेन को मैन नहीं बना सकता, उसके अलावा सब कुछ कर सकता है, समझ आ रही है बात। और लगभग वैसा ही पार्लियामेंट हमारा भी स्ट्रांग है, मैं नहीं कह रहा कि उतना स्ट्रांग है, बट लगभग वही उतना ही स्ट्रांग है। सो पार्लियामेंट तो कुछ भी कर सकता है, ये हमेशा याद रखना, ठीक है। पार्लियामेंट में बहुत पावर है, ये बात आपको याद रखनी है। सो अमेंड करना है कोई भी प्रोविजन को, उसमें एडिशन भी कर सकता है, वेरिएशन भी कर सकता है, रिपील भी कर सकता है, उसी का तो मन है, ठीक है। उसका मन हुआ कि कुछ ऐड करना है तो कर सकता है, कुछ वेरिएशन करना है कर सकता है, रिपील करना है तो रिपील है, इनमें ज्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करनी, ब्रॉड सोचना है यहाँ पे। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, 1 2 3। सो पार्लियामेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये याद रखना। और अगले एपिसोड में हम यही बात करेंगे, एपिसोड 11 पार्लियामेंट्री सिस्टम। यहाँ पे हम बहुत सारे यूपीएससी ने इसमें पार्लियामेंट्री सिस्टम से एक जैसे क्वेश्चन पूछे हैं, और उसमें इंडिया एंड यूके यूके के पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ सिस्टम में काफी डिफरेंस पे क्वेश्चन पूछे हैं। सो मिलते हैं एपिसोड 11 में, और कमेंट बॉक्स में जरूर मुझे अपने जो मैंने क्वेश्चन बोले हैं उनके आंसर जरूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं एपिसोड 11 में।